हेलो एवरीवन, आई होप अब आप लोग ठीक होंगे एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो रहा है उस हिसाब से प्लीज टेक माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू. In this class, we'll discuss past third of Cell the Unit of Life. I hope ये पार्ट देखने से पहले आपने पहले के 2 पार्ट देख लिए होंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की थ्योरीज क्या थी, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया है. एंड इसके और मैंने प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बताया था. एंड साइटोप्लाज्म मैंने थोड़ा सा समझाया था. एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर थ्रू ER, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहले हम चैप्टर से रीड करेंगे एंड देन मैं आपको समझाऊंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, जैसे कि हम हमारी नॉर्मल वीडियो लेक्चर में करते हैं कि पहले हम टॉपिक से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बुक में एग्जैक्टली क्या बोला गया है, क्या वर्ड यूज किए गए हैं उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को लेकर. एंड देन वी डिस्कस कि फिर मैं ऐसी स्लाइड से आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली. आई होप आपको मेरा ऐसा पढ़ाना समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक शेयर करें. ओके, आई होप. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहा जाता है. इज सो फाइन, मतलब बहुत छोटा होता है इन स्ट्रक्चर. दैट इज एग्जिस्टेंस इज रिवील्ड ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. मतलब जब आपको देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो आपको ना उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. वैसे तो आप नेकेड आई से सेल को ही नहीं देख सकते. तो ये तो सेल की ऑर्गेनली है, मतलब कि जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं ये वो ऑर्गेनली हैं. तो ये आप कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ना. जब आप सेल ही अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे तो उसके अंदर मौजूदा चीजों को आप नेकेड आई से कैसे देखोगे? तो ER को देखने के लिए, क्योंकि ER बहुत छोटा होता है स्ट्रक्चर में, और उसकी एग्जिस्टेंस को रिवील करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट लाइन. इट इज एन इरेगुलर network of double membrane distributed over the entire cytoplasm in a cell. मतलब ये इरेगुलर होता है, इसका कोई शेप नहीं है, ये रेगुलर नहीं होता शेप में, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है. मतलब कि मैं थोड़ा समझा देती हूँ. दिस इज अ सेल. पिछली क्लास में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है ना, वो ऐसे पोर्स होते हैं न्यूक्लियस की लेयर में. तो जो इसकी लेयर्स में जो पोर होते हैं ना, वहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच करता है. और ऐसे मतलब अलग ही शेप, इरेगुलर सी शेप, उसकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं है. और ये डबल लेयर्ड होता है. वन लेयर ऑरेंज वाली एंड सेकेंड लेयर इज पर्पल कलर से जो मैं बना रही हूँ, ठीक है. और ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ठीक है. अभी ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. सेल का साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म क्या होता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देती हूँ कि साइटोप्लाज्म होता क्या. एक बार रिवाइज कर देती हूँ जिसने नहीं पढ़ा है तो. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता क्या है? ये सेमी लिक्विड सब्सटेंस है. फर्स्टली सेमी लिक्विड है. सेमी लिक्विड का मतलब है ये वाटर, पानी जैसा नहीं है, ये जेली जैसा है. मतलब ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस, ये जेली जैसा है, इसलिए हम इसे सेमी लिक्विड कहते हैं. जब आप इसको माइक्रोस्कोप, स्पेशली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखते हो ना, तो ये पार्शली ट्रांसपेरेंट, पार्शली ट्रांसपेरेंट दिखता है. ट्रांसपेरेंट या कलरलेस, मतलब एक तरीके का ट्रांसपेरेंट ही हो गया. कलरलेस, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है. ओके, वो होता है सेल का साइटोप्लाज्म. इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं. और अगर कुछ भी बन रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह टिका रहेगा. इसका नेचर ही ऐसा है कि ये हमेशा फ्लूइड करता रहेगा.
एक उसमें हमेशा मूवमेंट होती रहेगी। लिविंग साइटोप्लाज्म की एक खासियत होती है कि उसमें हमेशा मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। तो इसी साइटोप्लाज्म में आपका ईआर मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी ईआर बना के कि वो साइटोप्लाज्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एट इट्स आउटर एंड साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन। तो जो इसकी आउटर एंड होता है ना, बाहर वाला एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। ये सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ न्यूक्लियस, डबल लेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो एंडोप्लाज्मिक का आउटर वाला बाहर वाला एरिया होता है ना, वो सेल वॉल से, सॉरी सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है? सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, ना कि सेल वॉल से, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि उस पॉइंट में क्या था। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो, दिस इज द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है। यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये किससे कनेक्शन है? सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। बाहर की लेयर इसकी सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रही है। ऐसे ही इसमें देखो, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल की यही पहचान है कि इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। तो ये तो है वैक्यूल, यहाँ से निकलता है। यहाँ पर ये वैक्यूल की वजह से ये इससे दूर हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये दूर होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के कनेक्ट में है, ठीक है। और ये बाहर वाली और ब्राउन कलर की जो लेयर है वो सेल वॉल है। ब्लैक कलर से कनेक्ट होगा, बाहर वाली ब्राउन वाली सेल वॉल है, ओके। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। एट दिस एट द इट्स इनर एंड अंदर वाला एंड कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जैसे मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन से ये अंदर वाला पॉइंट कनेक्ट होता है। और जो बाहर वाला पॉइंट है, बाहर वाला एंड, ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। अंदर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, ओके। It appears rough when the particle like ribosome are attached to it and appear smooth without them। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। डबल लेयर ही बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि कंफ्यूज ना हो कि मैम ये भी डबल लेयर्ड ही होता है, ठीक है। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम अटैच्ड है, ये है राइबोसोम, ठीक है। अगर ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है तो हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है राइबोसोम। राइबोसोम जब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है, तब राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है तब हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच ना होके अलग कहीं होता है, मतलब अलग ही कहीं है, तो हम उस केस में उस राइबोसोम को बोलते हैं स्मूथ, सॉरी, जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है तो हम उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम है, उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगर राइबोसोम अटैच्ड है, अगर राइबोसोम अटैच्ड है ईआर के साथ, तो हम उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जब ईआर खाली है तो हम उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, आई होप। इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, या जो है ना वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, एंड ऑल्सो सर्व एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ये यार है, ये क्या करता है, ये एक तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सेल को, और ये डिस्ट्रीब्यूट कराता है, मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन इनर कहलाता है और ये आउटर पोर्शन कहलाएगा। तो जो इनर वाले कंपार्टमेंट जो भी मटेरियल है उसको बाहर भेजने में हेल्प करेगा, बाहर वाले को अंदर आने में मदद करेगा। यही चीज इसमें बोली गई है कि एंड ऑल्सो सर्व एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या बोला गया है। ठीक है, एक बार वाइंड अप कर देती हूँ मैं पूरा, 2 मिनट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, आउटर वो कनेक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन से, और इनर वो कनेक्ट करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, इनर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेगा। अगर ईआर के साथ राइबोसोम है तो हम उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ईआर के साथ राइबोसोम नहीं है तो हम उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर जो है ना वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है सेल को, और किस में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। ओके, इतना ईआर में दिया गया था, इस बुक में इतना ईआर के लिए दिया गया। तो आई होप अब आपको ईआर क्लियर हो गया होगा कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इरेगुलर शेप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इरेगुलर होता है। साइटोप्लाज्म में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, स्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाला बहुत फाइन इन स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने एक एक लाइन आपको ईआर की लिख के भी बता दी है, समझा भी दिया है। अब आई होप आपको ईआर में इससे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, मैंने आपको बहुत ज़्यादा ईआर डिटेल में बता दिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है वो है राइबोसोम, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम ही है जो प्रोटीन के सिंथेसिस की साइट है, यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। द राइबोसोम आर न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं नंबर में, स्मॉल ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द फैक्टर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम ना, इसमें ये बोला गया है कि जो राइबोसोम है ना, वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में दो तरीके से पाए जा सकते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करें, या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर से लेकर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर पे चिपक जाए उसके साथ रहे, तो उस केस में हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम फ्रीली मूव कर रहा है इन साइटोप्लाज्म में, ये उसका दूसरा तरीका है। एक तो वो आरईआई के फॉर्म में मूव रह सकता है साइटोप्लाज्म में, और एक फ्रीली मूव कर सकता है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी के साथ रहने की। ठीक है, और राइबोसोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइबोसोम के लिए,
राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें यही था राइबोसोम को लेकर, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताती हूँ राइबोसोम को लेकर, शायद आगे हो, लेकिन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। राइबोसोम जो होते हैं ना, राइबोसोम दो तरीके के होते हैं। 70s एंड 80s। 70s वाला जो होता है ना, वो प्रोकैरियोट में मिलता है, यूट्स में मिलता है। ये वाला 70s वाला तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। ठीक है, 80s वाला तुम्हारा यूकैरियोट में मिलेगा, मोटा मोटा कैरियोट्स में मिलेगा। ठीक है, ये आगे आएगा, मैं बताऊंगी दोबारा से। राइबोसोम दो तरीके से पाया जाता है, या तो वो 70s की फॉर्म में मिलेगा या 80s की फॉर्म में मिलेगा। 70s की फॉर्म में प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। 80s की फॉर्म में यूकैरियोट्स में मिलेगा। ओके, तीसरा जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती है। फर्स्टली mitochondria. The mitochondria are spherical, rod-shaped or thread-like bodies. माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जनरली ऐसी होती है, स्फेरिकल, मोस्टली ऐसी ही होती है। डबल मेम्ब्रेन होता है, थ्रेड लाइक होती है एंड रॉड शेप होती है। These are minute double-walled bags with their inner wall produced into finger-like process projection inwards called cristae. ये इसकी बाहर की लेयर है, अंदर वाली लेयर ऐसे फोल्ड होती है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इनर लेयर है, बैग लाइक होती है, फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर टू रिलीज एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी ऑफ सेल भी बोलते हैं, या पावर हाउस ऑफ सेल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटीपी बनती है, एटीपी, एटीपी। अब एटीपी क्या होती है, एटीपी की जो फुल फॉर्म है ना, एटीपी से बता देती हूँ, वैसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उनको पता करने का चल होता है, तो उनके लिए, वो जेम्स बॉन्ड वालों के लिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, एनर्जी। इसको हम करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, करेंसी ऑफ सेल। सेल यही यूज करता है, सेल यही खर्च करता है। जैसे हमारे लिए पैसा है हमारे लिए पैसा, वैसे ही सेल के लिए क्या है, एटीपी। और ये कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट लाइन, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एटीपी की फॉर्म में
स्टोर होती है ये एनर्जी, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एंड इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल में हेल्प होती है, एंड इन टर्न ऑफ द बॉडी सम पीपल कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यही बताया था, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी बनती है। एटीपी क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें ये एटीपी बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल और बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उसको कराने में हेल्प करती है ये एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। क्या है गोल्जी अपरेटस? गोल्जी अपरेटस क्या है? डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है गोल्जी अपरेटस को। मतलब ये क्या करती है ना, ये पैकेजिंग भी कराती है, जो भी सेल के अंदर का सामान है ये पैकेजिंग भी कराती है, डिलीवरी भी कराती है। मोस्टली क्या कराती है? डिलीवरी। पैकेजिंग भी कराती है, 60-40 का रेशियो होता है, लेकिन ये डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। द गोल्जी apparatus occur in the form of granules। गोल्जी apparatus आपको किस फॉर्म में दिखते हैं? ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में दिखते हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में दिखते हैं, रॉड्स की फॉर्म में दिखते हैं, विच आर सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा लगता है कि ये ओरिजिन कहाँ से हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिन हुए हैं, क्योंकि ये मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही देखने को मिलते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, वेसिकल ऑफ डिफरेंट शेप एंड आर जनरली लोकेटेड near the nucleus। The Golgi complex consists of many small group of halos tubular structure with membranous wall and is associated with some minute vesicle and vacuoles. It is concerned with the secretion of the cell including enzyme, hormone, etc. तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर प्लांट का सेल लें तो दिस इज द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास क्या मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल लेयर होता है, बना लेना, मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन डबल लेयर होता है। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस। अब जो ये गोल्जी एपरेटस है, इसका काम क्या है? गोल्जी एपरेटस का काम पैकेजिंग में है। इसका काम है पैकेजिंग। जो कि ईआर से मटेरियल आया है वो गोल्जी में जाएगा, गोल्जी पैक करेगा, फिर गोल्जी वेसिकल के फॉर्म में उसको निकाल देगा एंड डिलीवरी कराएगा। गोल्जी क्या कराएगा? डिलीवरी भी कराएगा, इसीलिए इसे डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो जो ये वेसिकल्स है ना, अब ये वेसिकल पता है क्या? इन वेसिकल के अंदर क्या है? एंजाइम है, हॉर्मोन्स हैं जो सिक्रीट होंगे, इसीलिए इसको सिक्रीशन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं वेसिकल में एंजाइम हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, आई होप गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आया होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक साइंटिस्ट हैं जिनको गोल्जी एपरेटस से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, अगर आ जाए तो पता होना चाहिए। कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस को ढूंढा था, इसीलिए इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया था। ठीक है, गोल्जी एपरेटस से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं कैमिलियो गोल्जी। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ जो साइंटिस्ट हमने पहले पढ़े थे। लाइट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हमने साइंटिस्ट पढ़े थे, एंटोन वॉन लीवन हुक। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। ओके, दूसरे हमने साइंटिस्ट पढ़े थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो हमने साइंटिस्ट पढ़े थे दैट इज रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर किया था, यही करा था ना? एंटोन वॉन लिवोन हुक ने क्या देखा था? फर्स्ट लिविंग सेल दिखा था। फिर हमने और दो साइंटिस्ट की बात की जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट स्क्लीडन, जिन्होंने प्लांट्स के बारे में कहा था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, है ना? और फिर हमने श्वान की बात की थी। श्वान ने किसके बारे में कहा था? श्वान ने प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को लेकर कहा था कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से बने हुए हैं। श्वान ने ये कब, स्क्लेडन ने कहा था ये 1838 में, श्वान ने कहा था 1839 में, और 1839 में ही इन दोनों की थ्योरी को मिला के सेल थ्योरी दी गई, है ना? अब ये सेल थ्योरी के जो डिमेरिट थे, डिमेरिट ऑफ सेल थ्योरी क्या थे? कि वो ये नहीं बता पाए थे कि सेल आता कहाँ से है। तो फिर उसके लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए इसको सॉल्व करने के लिए, रुडोल्फ वर्चाओ, 1859 समथिंग या 39 में आए थे। 1839 नहीं, 1859 के आसपास ही, एक बार देख लेना डेट। 1859 के आसपास रुडोल्फ वर्चाओ आए थे। उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दी थी, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कि ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो सेल है वो कहाँ से आया? वो उससे पहले वाले सेल से आया। ठीक है, ये साइंटिस्ट हो गए। फिर हमने अभी जो साइंटिस्ट पढ़े हैं वो दैट इज कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने दिया था गोल्जी apparatus। इन साइंटिस्टों को मत भूलना, ये साइंटिस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं तो इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है? गोल्जी apparatus यहाँ पर खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव सेंटर है। मतलब lysosome are small vesicle of different shape containing some digestive enzyme। lysosome सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? एंजाइम। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्ट करते हो। ये लाइसोसोम है, इसमें ये एंजाइम है, दैट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये सेल अगर टूटा फटा, मतलब कि ब्रेक हुआ, तो क्या होगा? सारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो बाहर आ जाएगा, और जहाँ पर भी ज़रूरत है डाइजेशन की वहाँ पर ये एंजाइम अपना काम करेगा। देयर एंजाइम डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम। ये एंजाइम क्या करते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन, जो हमारी बॉडी का नहीं है, अगर वो हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी उसके थ्रू एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कौन से सेल ऑर्गेनली करती है? दैट इज लाइसोसोम। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है हमारी बॉडी में तो वो क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको मार देगी, या इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से, जो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के अंदर हैं, वो बाहर रिलीज होंगे और उसे डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है? दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑफ सेल। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो तो मतलब कि अगर आपने एक दो दिन फास्ट रखा तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो भी प्रेजेंट ग्लूकोज है उसको बॉडी यूज करेगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक आप खाना नहीं खा रहे हो तो जो स्टोर्ड फूड है वो फिर उसको डाइजेस्ट करेगी। तो स्टारवेशन अगर आप बहुत टाइम तक कर रहे हो तो ग्लूकोज की जगह ना फिर ग्लाइकोजन भी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पहले ग्लूकोज होगा डाइजेस्ट, फिर
पहले ये होगा, फिर ग्लाइकोजन स्टार्ट होगा। जब बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन करते हो ना तो ये दोनों होंगे और इनको कराएगा कौन? लाइसोसोम। ओके। मैनी डैमेज सेल आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी डैमेज सेल बहुत जल्दी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और डिसॉल्व बाय देयर ओन लाइसोसोमल, जो मतलब कि खुद ही खुद को खत्म कर लेते हैं, मतलब वही वाली कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो खुद को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए ऐसे बहुत सारी डैमेज सेल हैं जो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। Hence these are called suicide bags, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम है जो खुद को डिस्ट्रॉय या डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को ना, लाइसोसोम का जो जाना जाता है वो सुसाइड बैग की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इसमें खुद ही ऐसे एंजाइम होते हैं जो ये बहुत सारे सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 6th वन इज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। अब सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रियोल क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं। A centrosome is found only in animal cell। जो सेंट्रोसोम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं मिलता है। इट इज अ क्लियर स्पेस ऑफ साइटोप्लाज्म क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्लोज पाया जाता है, फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर डेवलप ड्यूरिंग सेल डिवीजन बोथ इन माइटोसिस एंड मियोसिस। जब एक सेल एक से दो बनाता है ना तो यहाँ पर माइटोसिस हो या हो मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या हो गया, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जब ये एक से दो बनता है ना उस टाइम में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इन दोनों को अलग कराते हैं। ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं तो ये अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ से ना ग्रूव बन जाता है जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं ना वो सेंट्रोसोम के थ्रू बनते हैं, जो स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो या मियोसिस सेल डिवीजन हो। द सेंट्रोसोम कंटेन टू सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम टू सेंट्रियोल कंटेन करता है विच आर शॉर्ट बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट अरेंज्ड इन अ राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब कि अगर एक सेंट्रियोल ऐसे रखा है तो दूसरा वाला ना ऐसे रखा होगा, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये सिंगल है तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रियोल। यहाँ पर ऐसे फ्लूइड पाया जाता है और इस पूरे को हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, एक है सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पे लगे रहते हैं ऐसे दो माइक्रोफिलामेंट, उसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, डेट एंगल टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज अपीयर इन शेप, इसलिए 90 डिग्री की शेप में ऐसे दिखते हैं। इन द माइक्रोस्कोप व्यू ऑफ सेल दे आर नो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ना ही सेंट्रियोल मिलेगा ना ही सेंट्रोसोम मिलेगा। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है ना वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की ही कैटेगरी में आता है, मतलब प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कंपनी उसके अंदर एम्प्लॉय जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो plastids are found only in plant cell. These are special organelles in different shape, oval हो सकती है, spherical हो सकती है, disc shape होती है, depending upon the color they have। डिपेंड करता है उसमें कलर कौन सा है, जैसे कि मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट जो हम बोलते हैं ना वो कलर के बेसिस पर डिवीजन है प्लास्टिड का।
अब प्लास्टिड कलर के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कलर के बेसिस पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे ना, कलर डिपेंड ऑन कलर, डिपेंड्स ऑन कलर, कलर के बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे प्लास्टिड तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं ना, वो हमारी तरह तो एक दूसरे पर डिपेंड होते नहीं है। तो ये 3 तरीके के होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट कलर। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या कलरलेस, क्योंकि मैंने बताया था कि व्हाइट कलर कोई कलर नहीं होता, इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, दे हैव नो पिगमेंट, उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस है। और वो क्या स्टोर करता है? दे स्टोर्ड स्टार्च। सेल ऑफ अ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम, क्योंकि पोटैटो में क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, तभी कहते हैं आलू को थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि वो फैट जैसा होता है, तो वो इसे फैटी कह लो आप अपने लेवल पे, इसीलिए कहा जाता है कि आलू थोड़ा सा कम खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉट्स ऑफ स्टार्च होता है, लॉट्स ऑफ। और ल्यूकोप्लास्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कलरलेस होता है, ठीक है। सेकंड डिवीजन है प्लास्टिड का, क्रोमोप्लास्ट, मतलब कि कलर है उसमें। क्रोम का मतलब होता है कलर। These are variously colored plastic, yellow, orange, red. They are mostly present in petals of flower and in fruits. Are the coloring substance associated with them are xanthophyll yellow, carotene orange, red. ये उन कलर का नेम है। जैसे कि देखो, फ्लावर्स की जो पेटल होती है वो कितनी खूबसूरत होती है, राइट। फ्रूट्स भी कितने अच्छे होते हैं, तो ये उनके पिगमेंट की वजह से। अगर पिगमेंट येलो है तो उसको हम बोलेंगे ज़ैंथोफिल, अगर ऑरेंज रेड है तो हम उसको बोलेंगे कैरोटीन। क्या कहेंगे? कैरोटीन। सम कलरिंग पिगमेंट्स सच एज ब्लू, वॉयलेट एंड पर्पल आर नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड। ब्लू, वॉयलेट, पर्पल प्लास्टिड से एसोसिएट नहीं होते हैं। इंस्टेड दे रिमेन dissolved in a cell sap and give that color to the plant structure. Such pigment are called anthocyanin. कौन से पिगमेंट? ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, ये प्लास्टिक के पिगमेंट्स नहीं होते, इसीलिए ये हमेशा ना डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं सेल की सेप में। और ऐसे पिगमेंट को क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन। क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जो कि हम क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली जानते हैं ना कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। दे हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंट इन पार्ट एक्सपोजर टू लाइट, जो कि लीव्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं। दे ऑल्सो हैव अदर पिगमेंट, जैसे ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है, बट दीज पिगमेंट आर मास्क बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल। मतलब ये इतने कम होते हैं कि जो क्लोरोफिल का जो लार्ज पिगमेंट है ना, वो इनको छुपा लेता है। ओके, देयर फंक्शन इज टू ट्रैप सोलर एनर्जी। इसका फंक्शन है कि ये लाइट सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च एंड शुगर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? मोस्टली क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट contains DNA and have the capacity to divide. क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है और कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सम पीपल डिस्क्राइब द क्लोरोप्लास्ट एज किचन ऑफ द सेल, विच इज रॉन्ग एनोलॉगी। क्यों किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब खाना बन रहा है एक तरीके का, तो इसको पहले के लोग किचन ऑफ सेल बोलते थे, जो कि गलत है। ये एक रॉन्ग एनोलॉगी है, ठीक है। इन किचन वी कुक द फूड टू मेक इट सुइटेबल फॉर ईटिंग। हम किचन में बनाते हैं फूड
खाने के लिए, एंड डू नॉट प्रोड्यूस इट, हम उसको बना नहीं रहे हैं, उसको खाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इट वेदर द क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस द फूड, जबकि क्लोरोप्लास्ट वहां पर खाना बना रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग एनालॉजी है। अब आपसे कोई कहे कि क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल है तो आप मना कर देना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल नहीं है। क्योंकि किचन में हम क्या करते हैं, जो हम फूड लेके आए हैं उसका लॉ वालों को उसको सुटेबल खाने के लिए बना रहे हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, तो एक बार मैं ये आपको प्लास्टिड का बता देती हूँ। प्लास्टिड 3, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का या कलरलेस होता है। ये सबसे ज्यादा पोटैटो में मिलता है, क्योंकि पोटैटो में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, अगर येलो है तो हम उसको बोलेंगे ज़ैंथोफिल, ऑरेंज रेड है तो हम उसको बोलेंगे कैरोटीन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसका कलर होता है ग्रीन। ओके, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्रोमोप्लास्ट में और भी कलर होते हैं, जैसे कि वायलेट, ब्लू, एंड ग्रीन। उस केस में हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर होता है, उसके अलावा भी और कलर मिलते हैं, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन ये ग्रीन कलर इतना ज्यादा होता है कि इसको ये ओवरशैडो कर देता है। ठीक है, अब आपको प्लास्टिड समझ में आ गया होगा, कौन कौन से टाइप हैं प्लास्टिड के, ये भी समझ में आ गया होगा। प्लास्टिड 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है, स्टार्च को स्टोर करता है, पोटैटो में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्रोमोप्लास्ट कलर वाले होते हैं, येलो कलर है तो जेंथोफिल, ऑरेंज रेड है तो कैरेटीन। अगर वायलेट ब्लू ग्रीन है लेकिन ये पिगमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन ये सेल की शेप में रहते हैं और जो फ्लावर है उसको कलर देते हैं, उसको इनहेंस करते हैं उसकी ब्यूटी को, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एंथ्रोसाइनिन। तीसरा प्लास्टिड का एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्लोरोफिल के अलावा ऑरेंज और रेड भी होता है, एंड ये क्लोरोप्लास्ट हेल्प कराता है, खाना बनवाता है, ये एक तरीके का। ओके, फोटोसिंथेसिस यहीं पर होती है। आई होप ये वाला आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस वाले बॉक्स पर चलते हैं। ग्रीन टर्न्स इनटू रेड, raw tomato and unique chilies are green। जो कच्चे वाले टमाटर होते हैं और अनराइप मतलब जो पकी नहीं है चिल्ली, ऐसी चिल्ली वो ग्रीन होती है ड्यू टू क्लोरोफिल। ड्यूरिंग राइपनिंग द क्लोरोफिल, जब पकता है क्लोरोफिल तो डीजनरेट होता है और वो एक रेड कलर जो कि कैरोटीन का कलर होता है उसको ले लेता है। ठीक है, तो टमाटर का कलर पहले ग्रीन था लेकिन जब वो पकता है तो वो रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू कैरोटीन। जब क्लोरोफिल राइप होता है तो वो कैरोटीन का कलर ले लेता है। ओके, नॉन लिविंग सब्सटेंस और सेल इंक्लूजन। नॉन लिविंग सब्सटेंस और सेल इंक्लूजन में कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमने पहले पढ़े थे, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स, और थर्ड वन है, दो ही हैं, ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, नॉन लिविंग में आते हैं।
ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? दे आर मैनी स्मॉल पार्टिकल इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होते हैं. दीज पार्टिकल आर बिलीव टू कंटेन फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फैट. ऐसी बॉडीज, नॉन लिविंग बॉडीज जो कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट को कंटेन करती है, मतलब छोटी सी होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है? फैट, ग्लाइकोजन, स्टार्च होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है. वहीं पर वैक्यूल्स क्या होता है? These are certain clear spaces in the cytoplasm. They are filled with water and various substance in solution. पानी भरा होता है इसमें mostly. In plant cell, the vacuola are usually quite large. Plant cell में 90% space इस वैक्यूल ने ही घेरा होता है. वैक्यूल जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस है, यहाँ पर ना ये न्यूक्लियस जो होता है प्लांट का वो शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू दिस वैक्यूल. ये जो न्यूक्लियस है ना, ये शिफ्ट हो जाता है. न्यूक्लियस जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू वैक्यूल. और इसमें क्या भरा होता है? पानी. ओके. क्वाइट लार्ज एंड द लिक्विड विच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सैप. उस पानी को क्या बोलते हैं? सेल सैप. एन एनिमल सेल डज नॉट हैव सच वैक्यूल इन नंबर ऑफ वैक्यूल्स. एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एनिमल में होती हैं, प्लांट में नहीं होती? एनिमल एनिमल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है. प्लांट में प्लास्टिड्स होते हैं. प्लांट में वैक्यूल होता है. ये दोनों इसमें नहीं होते, ये दोनों इसमें नहीं होते. ओके. सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एनिमल का कैरेक्टर है, वो प्लांट में नहीं मिलेगा. प्लास्टिड और वैक्यूल आपको एनिमल में नहीं मिलेगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है. इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द सेल. क्योंकि न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है. सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीजन. न्यूक्लियस ही जब एक सेल डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? न्यूक्लियस करता है हेल्प. न्यूक्लियस हेल्प कराता है सेल डिवीजन में. ओके. इट कंटेन फैक्टर जीन्स विच डिटरमाइन हेरिडिटी. ये जीन को, न्यूक्लियस में डीएनए होता है. डीएनए में क्या होता है? जीन होता है, जो कि आपकी हेरिडिटी, आपके वंशज के द्वारा आपको मिला होता है, आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मिला होता है. तो ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन कंटेन करता है? जीन. जीन को कंटेन करने वाला डीएनए. डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. तो इनडायरेक्टली न्यूक्लियस जीन को अफेक्ट कर रहा है ना. Nucleus is a small spherical mass located somewhat in the center of cytoplasm in animal cell. In plant cell, it is slightly moved towards the periphery because in plant cell a large vacuole are in plant cell large vacuole contain, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है. इन एनिमल सेल ये सेंटर में रहता है. इट हैज अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज फिल्ड विथ अ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जो ये फिल्ड होता है, जैसे कि सेल के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही हम न्यूक्लियस के फ्लूइड को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल के ये फ्लूइड को हमने बोला था साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के फ्लूइड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोप्लाज्म है,
यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन फाइबर, ऐसे क्रोमेटिन फाइबर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर बिकम थिक। जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो थिक हो जाते हैं और रिबन लाइक, मतलब कि रिबन होता है ऐसे, ऐसे दिखने लगता है। दीज फाइबर्स देन कॉल्ड क्रोमोसोम। जो कि क्रोमेटिन फाइबर थे, सेल डिवीजन के टाइम पर ये थिक हो जाते हैं और अब ये क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहलाते हैं। जो पहले क्रोमेटिन फाइबर थे वो सेल डिवीजन के टाइम पे थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, रिबन लाइक दिखने दो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कि दिस, ये डिवीजन वाला फेज है, ठीक है। ये क्रोमोसोम कहलाए जाते हैं डिवीजन के टाइम पे। लेकिन अगर ऐसा सेल जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है, तो हम उसको कौन सा कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इफ दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर which occur freely in the cytoplasm, that is बैक्टीरिया। जो कि बैक्टीरिया में ना ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन फाइबर, ऐसे है, क्रोमेटिन फाइबर है, अगर वो फ्रीली इन साइटोप्लाज्म है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं लेकिन साइटोप्लाज्म में वो ऐसे मूव कर रहा है, तो वो किस केस में होता है? बैक्टीरिया के केस में होता है। सेल इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जो कि ट्रू न्यूक्लियर, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया सेल है। अगर ये ऐसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल है या मतलब पूरी नहीं बनी है, ये किस केस में है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर ऑल ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में देखने को मिलता है। Each nucleus also has at least one nucleolus in it। हर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस एटलीस्ट होता है। सम सेल में हैव मोर देन वन न्यूक्लियोलस। कुछ सेलों में मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई इन अ सेल इज फिक्स्ड। न्यूक्लियोलाई किसी भी सेल में फिक्स्ड होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है। जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करा रहा था? राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प करा रहा था। तो राइबोसोम कहीं ना कहीं न्यूक्लियोलस से मिलता है, न्यूक्लियोलस से अटैच है कहीं ना कहीं इसका फंक्शन, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे, न्यूक्लियस से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये बनता है, तो उसमें राइबोसोम हेल्प करता है, ठीक है। The number of chromosome is definite in each species. Every human body cell has 46 23 pair chromosome। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशीज में डेफिनेट हैं। जैसे कि ह्यूमन के केस में देखा जाए तो ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। बर्ड्स के केस में अलग है, बटरफ्लाई के केस में अलग है, हर किसी के केस में अलग है। लेकिन जो आपको याद रखना है, ह्यूमन का केस 46 क्रोमो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम अदर कॉमन एनिमल एंड प्लांट आर एस। तो क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है। एस्केरिस राउंड वर्म होता है, एस्केरिस 2 है। गार्डन पी, जिस पर मेंडलीफ ने अपना रिसर्च करा था ना, गार्डन पी आप आगे पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। गार्डन पी 14 क्रोमोसोम। अनियन 16।
मेज 20 सॉरी, मेज में होता है 20 क्रोमोसोम। हनी बी में होते हैं 32 क्रोमोसोम। हनी बी में कितने होते हैं? 32 क्रोमोसोम। लायन में होते हैं 38 क्रोमोसोम। माउस में होते हैं 40। वीट में होते हैं 42। पटेटो है, चिंपैंजी है, मंकी है, चिकन है, डॉग में 78 होते हैं, शुगर केन में 80 होते हैं, क्रेफिश में 200 और कुछ इंसेक्ट में तो मोर देन 1000 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आप याद कर लेना, अगर याद होता है तो ठीक, मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चिंपैंजी पता होना चाहिए, ह्यूमन पता होना चाहिए, गार्डन भी पता होना चाहिए, बस ये मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से हैं वो पता होने चाहिए, एंड अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इतनी। The chromosome carry the genetic character from the parents to the offspring through the union of the egg of the female and the sperm of the male. अब ये कहाँ से है? हम कैसे बने होंगे? फादर का स्पर्म था, जब ये फ्यूज हुआ मदर के एग के साथ तो 23 क्रोमोसोम यहाँ से आए, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आए, तभी तो 46 क्रोमोसोम बने। तो जो यहाँ से आया और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लाया होगा अपने साथ, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर लाया होगा। कहते हैं ना कि कुछ चीजें माँ से मिल रही हैं, कुछ चीजें पिता से मिल रही हैं, तो वो कहाँ से आई? ऐसी तो आई ना। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन विच इज कंपोज्ड ऑफ हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं? क्रोमेटिन से मिलकर बने। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कंटेन करता है क्या? जीन्स। जीन कंटेन कर रहा है, उससे ऐसे दो मिलेंगे, ये मदर से आया, ये फादर से आया, जब ये मिले तब ये क्रोमोसोम बने। ओके। जीन आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस डीएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें वही है जो रिवाइज करा गया है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। ये पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ा है ना ये। थोड़ा सा एक बार देख लेना, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा बता देती हूँ। जीन आर नॉट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a species. Lion, tiger and the house cat all have 38 chromosome। हर किसी के 38 क्रोमोसोम होता है, but they look different due to their genetic genes located on these chromosome। मतलब कि इन दोनों में, इन दोनों सेम ही जीन है, लेकिन अगर जीन, ये क्रोमेटिन है, ठीक है, अगर इसमें कोई जीन ए पोजीशन पर है तो लॉयन के केस में वो ए इधर भी तो हो सकता है, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। You will revise your understanding about the various cell part by going through table 3.1 which summarize the various part of the cell, their main characteristic and function। जो भी अभी तक हमने पार्ट ऑफ सेल पढ़े हैं उसके मेन कैरेक्टर क्या थे वो हमने बताया था, उसकी फंक्शन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था ये भी हमने बताया था। तो मैं इसको एक बार नेक्स्ट पार्ट में एक बार ले लूँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप फिर भी याद करके आइएगा। इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।